Alright, so while visiting Vienna, I happened to come across Eleanor. Did I pronounce your name correctly? Yeah. Eleanor, Ellie. Oh, hello. And this is Sheppy, by the way. मैं हूँ ट्रैवलिंग देसी। और वियना में ये है मेरी जिंदगी में देखे सबसे खूबसूरत चर्चेज में से एक। अब पिछले एपिसोड में मैंने आपको वियना दिखाना शुरू किया था सेंट स्टीफन चर्च से, जो कि एक आइडियल स्टार्टिंग पॉइंट है। और यहां से हम गए थे हॉफबर्ग पैलेस, जो कि यहां का हिस्टोरिक रॉयल और प्रेजेंट प्रेसिडेंशियल पैलेस है। और फिर बारी आई थी इसी कॉम्प्लेक्स में न्यूबर्ग कासल की, जिसके अंदर काफी सारे म्यूजियम्स भी हैं। और इसी के साथ है हिस्टोरिक पीपल्स गार्डन और द ऑस्ट्रियन पार्लियामेंट, और ये सब उन चीजों में शामिल है जो आपको वियना में पहले दिन में ही देख लेनी चाहिए। बट इन सबसे थोड़ी सी दूर 1737 का बना हुआ ये बेहद ही खूबसूरत चर्च है। और यहां आप आ सकते हैं कार्ल प्लाट्स मेट्रो स्टेशन से, या फिर आप यहां पैदल भी आ सकते हैं, क्योंकि ये न्यूबर्ग कासल जहां हमने लास्ट एपिसोड एंड किया था उससे आप देख लें कितनी पास है। और व्लॉगिंग करने का एक ये अपना मजा है कि अब सारी जगहें एक्सप्लोर कर लेते हैं आराम से। और अब मैं झाड़ के पीछे जाने वाला हूं, तो इसलिए शॉट यहाँ पे कट किया जाएगा। बट चर्च जाने से पहले यहाँ के एक सेलिब्रेटेड ऑस्ट्रियन स्टार से जरूर मिलते जाइएगा, जिनका स्मारक न्यूबर्ग कासल के ठीक पीछे है। और न्यूबर्ग कासल की बैक साइड पे फेमस ऑस्ट्रियन म्यूजिक कंपोजर मोजार्ट की मूर्ति। 1791 में इनका जन्म हुआ था, बट 6 साल की उम्र में पहली परफॉर्मेंस क्वीन मरिया थेरेसा के सामने शोनब्रुन पैलेस में दी थी। उसके बाद से देयर वाज नो लुकिंग बैक फॉर हिम। और इनकी बहुत सारी म्यूजिक कॉम्पोजिशंस ऐसी हैं जो आपने सुनी होंगी, बट आपको पता नहीं होगा कि इनकी I'm pretty sure हर किसी ने एटलीस्ट एक तो सुनी ही होगी। And this place is really pretty, very beautiful. अगर आप आते हैं तो make sure you pay him a tribute by passing by and appreciating his work. और मोजार्ट साहब को फूलों से सजे इनके म्यूजिक नोट के पास छोड़ के अगर आप रिंग स्ट्रासा यानी कि रिंग स्ट्रीट पे थोड़ी सी आगे बढ़े तो पहुंचते हैं बहुत ही खूबसूरत हिस्टोरिक ओपेरा हाउस पे। एटीन 1869 में इस हिस्टोरिक थिएटर का उद्घाटन हुआ था और अंदर शूटिंग अलाउड नहीं है, बट ये अंदर से बहुत ही शाही है। और अगर आप चाहें तो थोड़ी सी महंगी टिकट लेके मोजार्ट के इस शहर में उनकी और योहान स्ट्राउस की कॉम्पोजिशंस का लाइव आनंद उठा सकते हैं। और इसी ओपेरा हाउस से सिर्फ 2 ब्लॉक दूर है वो चर्च जहां मैं एलेनोर से मिला था। And I just thought of asking her some questions about her experience of living in Vienna. So, how long have you been in Vienna? For 4 years now. For 4 years? Yeah. Can you try and be a little louder because the mic For is... 4 years. For 4 years. Okay. Scottish accent, sorry. Scottish. Oh, Yeah. you're British actually then. Yeah. Huh. And have you been working here or? Yeah, I work here. Okay, and how is the experience? It's one of the most livable city of the world. So, do you really find it worth it? Gorgeous, yeah, absolutely. It's gorgeous. Yeah. I mean, you can't complain about the weather, Yeah. and of course, public infrastructure. Trying to get anywhere is so easy with
Absolutely. trams and subway and just Yeah. walking around the city. And It's how do you find the food? delicious. Very good. So is there any particular specialty that you think I should also try? Other than schnitzel. Yeah. तो मुझे एलेनोर ने यहाँ के एक डेडिकेटेड फूड मार्केट के बारे में बताया, बट वो आगे के एपिसोड्स में। बट अभी सेंट चार्ल्स चर्च वापस आ जाते हैं, जिसके सामने अगर आपने सेल्फी ना ली तो वियना की ट्रिप अधूरी रह जाएगी। और ये चर्च यहाँ के बड़े फेमस किंग चार्ल्स द फोर्थ ने 1739 में बनवाया था, तब से ये यहाँ पे है। इट्स रियली प्रिटी, रियली ब्यूटीफुल, वर्थ विजिट। अगर आप अंदर जाते हैं तो छत ज़रूर देखिएगा इसकी, उसके ऊपर बड़ी क्लासिक रोमन स्टाइल की पेंटिंग है। और ये लोग ये दिखाना चाहते थे कि ये रोमन्स के डिसेंडेंट है, तो इसलिए इनके आर्किटेक्चर में, चाहे वो बरोक स्टाइल हो चाहे वो पिलर्स हो, आपको थोड़ी सी रोमन झलक मिल जाएगी। और ये चर्च बनाया क्यों? उस टाइम पे यहाँ पे एक्चुअली प्लेग फैल गया था, बड़ा भयानक, बड़े लोग मर रहे थे। तो राजा ने भगवान से दुआ मांगी कि अगर आप मेरे शहर से प्लेग हटा देते हैं तो मैं आपकी शान में एक चर्च बनवा दूंगा। तो उन्होंने उनकी शान में बड़ा ही शानदार चर्च बनवा दिया फाइनली, जब प्लेग की महामारी जो थी उसका समापन हो गया। अब चाहे पीओपी का काम हो, गोल्डन लाइनिंग, या फिर पिलर्स और दीवारों पर इटालियन मार्बल, या रूफटॉप पे जबरदस्त पेंटिंग्स, ये मेंटेनेंस प्लेटफॉर्म मौजूद होने के बावजूद भी इसका एक एक कोना डेकोरेटेड लग रहा था। और सेंट्रल ऑल्टर पीस के तो क्या ही कहने हैं। और वैसे तो ये भी साफ दिख रहा था कि चाहे अंदर हो या बाहर, राजा ने पैसे खुल के खर्चे। So, can you also tell me, like, do you live in like a private house, or you share it, or it's an apartment? I live in a flat, a rented And how much apartment. rent is it like for someone if someone wants to move here, and how much are we looking at in euros? Like, I mean, it varies depending on what On the district you area? live in. Yes. We're super lucky where we found, I mean, it's around, 400, 500 euro. for And how small far is it from the apartment. center? It's central, very central. It's central. Yeah, Oh, but we're okay. super lucky. We know, and of course that was already 4 years ago. I think that housing prices have changed a lot. Oh, all right. बट सिटी के सेंटर में ऐसी पुरानी स्टाइल की बिल्डिंग्स के अंदर, जहाँ पे बालकनीज वगैरह नहीं होती हैं, इनमें एक अपार्टमेंट अराउंड 1,500 से 2,500 यूरो पर मंथ में मिलता है, 1 बेडरूम। और दुनिया की मोस्ट लिवेबल सिटीज में से एक कहे जाने वाली वियना में जरा सफाई का हिसाब तो देखिए। और सड़कों के अलावा चाहे हिस्टोरिक पेडेस्ट्रियन टूरिस्टी सेंटर्स ही क्यों ना हो, यहाँ पे कचरा ढूंढने से भी नहीं मिलता। और टूरिस्ट सेंटर ही नहीं, नॉर्मल गलियां भी देख लीजिए, साफ, और गाड़ियां इतनी ऑर्गेनाइज तरीके से पार्क होती हैं कि ये नहीं कोई भी कहीं भी टेढ़ी मेढ़ी लगा के चला जाए। लेन्स पे उन चैनों के नाम लिखे होते हैं जहां वो सड़कें जा रही होती हैं, ट्रैफिक लेन्स में चलता है। और ट्रैम्स इतनी फ्रीक्वेंट कि ऑलमोस्ट सभी बैठ के सफर करते हैं। अब जरा ध्यान से ये ऑब्जर्व कीजिए कि कैसे एक ही रोड पे एक लेन ट्रैम्स के लिए रिजर्व्ड है और बाकियों में बसेस और कार्स कितने सिस्टम से चल रही हैं, और पेडेस्ट्रियन भी अपनी लाइट होने पे ही क्रॉस करते हैं। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंटली साइकिल्स के अपने ट्रैक होते हैं और उनकी अपनी अलग लाइट्स होती हैं, तो साइकिल्स और इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर्स इनमें फ्रीली चलते हैं। बट मेन चीज ये है कि आपको जमीन पे एक भी पैच अनयूटिलाइज्ड नहीं दिखेगा, तो कहीं पे सड़क है, कहीं पे पेडेस्ट्रियन या फिर साइकिल ट्रैक। तो जब खुली मिट्टी होगी नहीं तो धूल तो वैसे ही नहीं उड़ेगी ना। फिर जगह जगह बेंचेस भी हैं। और यहाँ पे सिक्योरिटी के बंदोबस्त बड़े जबरदस्त हैं, आप मेरे को देख सकते हैं पीछे टीवी में ब्लॉगिंग करते हुए।
बट मेरे इस दिन की शुरुआत कुछ ऐसे हुई थी। आज वियना में ऑफिशियली तो दूसरा दिन है, बट क्योंकि 2 रात मैं हॉस्टल में रुक चुका हूँ, इसलिए आगे की रातें मैं एक एयरबीएनबी में रुकने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि अगर वो फैमिली और कपल में ट्रैवल करें तो अकोमोडेशन की क्या ऑप्शंस हैं और कैसे सस्ते में आप मैनेज कर सकते हैं। सारा सामान मैंने पैक कर लिया है और बैग्स जो मेरे हैं वो मैं नीचे लगेज में छोड़ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से थोड़ी देर के लिए मेरे को अभी जाना है वापस सिटी में कुछ शॉट्स लेने के लिए वियना में, और उसके बाद जाना है बीएनबी चेक इन करने के लिए। बट जो मेरे हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स है जैसे कि मेरी हार्ड डिस्क वगैरह वो मैं लगेज रूम में नहीं, नीचे लॉकर में छोड़ रहा हूँ, जो मैंने 5 यूरो डिपॉजिट रखवा के लिया हुआ है, और जब मैं वो वापस करूँगा उसकी चाबी तो 5 यूरो वापस मिल जाएंगे। और यहाँ पे ये लॉकर रूम है, बट इसकी चाबी सिर्फ स्टाफ के पास होती है, दरवाजा बंद हो जाता है, बट क्योंकि यहाँ और लोग भी आ सकते हैं इसीलिए मैं मेन बैग में कभी एक्सपेंसिव इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं छोड़ता, बट उनको लॉकर में डाल जाता हूँ। और फिर वही यूजुअल मेट्रो टिकट और सवारी शुरू। बट इस बार मैं जा रहा था वियना के सिटी हॉल। तो मैंने आपको पिछले एपिसोड में म्यूजियम स्क्वायर तो दिखाया ही था, जहां पे बेहद खूबसूरत हिस्टोरिक म्यूजियम्स हैं, और इसी के नजदीक है ऑस्ट्रियन पार्लियामेंट, और इसकी जरा से पीछे बेहद खूबसूरत बिल्डिंग्स के साथ है वियना सिटी हॉल। यहां जब मैं 2 साल पहले गया था तो यहां पे वियना की क्रिसमस मार्केट लगी हुई थी। और क्योंकि यहां सर्दियों में ठंड बहुत होती है तो आइस स्केटिंग तो यहां का फैमिली ट्रेडिशन है ही। बाकी सेल्फी लेने वालों के लिए 1883 में कंप्लीट हुई ये नियो गॉथिक स्टाइल की बिल्डिंग एक परफेक्ट लोकेशन है। एंड एज यू कैन सी क्रिसमस मार्केट ठंड में भी यहां पे कई सारी फैमिलीज को बाहर खींच लाती है। और सर्दियों में तो ये सिटी हॉल क्रिसमस मार्केट और क्रिसमस ट्री से सजा होता है, बट पूरे समर्स के दौरान यहाँ पे कई तरह के कल्चरल और म्यूजिक फेस्टिवल्स चलते रहते हैं। जैसे कि ये फेस्टिवल था लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांस कम्युनिटी की प्राइड परेड की सेलिब्रेशंस का, जहां पे लोग हर सेक्सुअल ओरिएंटेशन को एक्सेप्ट भी करते हैं और सेलिब्रेट भी। और आगे की वीडियोस में LGBT कम्युनिटी के कुछ मेंबर्स से हम बात भी करेंगे। Who are you? Mario. Mario, nice to meet you, Mario. By the way, I didn't get your names. Billy. Billy. I'm Laura. Laura. Do you belong to the community yourself, LGBT? Yes. Yes? Are you guys a couple? No, I have a girlfriend, You but have a she's girlfriend? not here. Okay, alright. And do you have a girlfriend? I have a boyfriend. You have a boyfriend. So are you... I guess I'm. Only if you don't mind me asking. No, it's okay. I guess I just like everyone. I don't like any specific gender. I just. Lovely. Everyone's cute. Open to all. And love is everywhere. Yes. Not in a person. Exactly. In everyone. And how about you? I'm single Sorry? and I'm bi. You're bisexual? Yeah. Ah, lovely. और कैसे ये पूरा शहर रिंग स्ट्रीट पर फेस्टिविटीज में पार्ट लेने आ जाता है, वो भी मैं आपसे आगे की वीडियोस में शेयर करूंगा। बट क्योंकि दूसरे दिन आप लोगों को वियना के रॉयल पैलेसेस और म्यूजियम्स देखने चाहिए, इसलिए पहला दिन खत्म होते होते एक काम जरूर कर लीजिएगा। और उसके लिए आपको आना पड़ेगा कार्ल प्लाट्स मेट्रो स्टेशन, जिसके ऊपर मैं अभी हूँ। और ये एक बहुत बड़ी यहाँ पे पैसेज वे है कार्ल प्लाट्स में, जो कि 2 तरफ जाती है। एक तरफ इसके ओपेरा हाउस है, जहाँ पे टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर और वियना साइट सीइंग के ऑफिस है, जहाँ से आप सिटी पास या हॉप एंड हॉप ऑफ की टिकट्स ले सकते हैं। और कार्ल प्लाट्स से ही यहाँ से ऊपर निकल के ओपेरा के सामने से हॉप एंड हॉप ऑफ बसेज और सिटी गाइड्स शुरू होते हैं ज़्यादातर।
बट मैं जा रहा था वियना साइट सीइंग के ऑफिस में वियना पास लेने के लिए, जो अराउंड 85 यूरो या फिर अराउंड 7,000 रुपीज में मिलता है, जिसमें वियना के ऑलमोस्ट सारे हिस्टोरिक पैलेसेस, म्यूजियम्स, लाइब्रेरीज और कल्चरल एक्टिविटीज जैसे अराउंड 60 टूरिस्ट अट्रैक्शंस की 48 आवर्स के लिए एंट्री इंक्लूडेड होती है। और ये मैं हमेशा एक दिन पहले खरीद लेता हूँ और एक्टिवेशन डेट अगले दिन की डाल देता हूँ, ताकि इस पास की ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्शंस एक्सप्लोर करके वसूली कर सकूं। और ये टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर्स ट्रेन स्टेशन पे मिल जाते हैं, बट मैंने कार्ल प्लात्स मेट्रो स्टेशन से ये लिया था। आप चाहें तो सिटी हॉल से आगे चल के भी यहाँ पे आ सकते हैं, थोड़ी सी लंबी वॉक हो जाएगी 15-20 मिनट के आसपास। बट अगर चाहें तो एक ट्रैम की टिकट लेके या मेट्रो की टिकट लेके इजीली कार्ल प्लात्स तक पहुँच सकते हैं। और क्योंकि मैं यहाँ पे था ही, इसलिए दिन खत्म होने से पहले मैं इसके नजदीक सेंट चार्ल्स चर्च पहुंच गया, जहाँ मैंने एलेनोर से मिलके सबसे जरूरी सवाल पूछा। Vienna is more about, let's say, history and culture and art and beauty, architecture. But what's the party scene here like? It's brilliant. Yeah. I mean, to be honest, I don't party so much. I would prefer to go to bars. I mean, there's so many cool bars where you can sit and chat. फिर मुझे इन्होंने कई सारे नाइट क्लब्स के बारे में बताया, बट बार्स के लिए मैंने पब क्रॉल ले ली थी, जिस पर मुझे मेरे बीएनबी की फ्लैटमेट ले गई थी, क्योंकि वो पब क्रॉल्स में एम्प्लॉय थी। और ये एक्सपीरियंस मैं डिटेल में वियना नाइट लाइफ वीडियो में शेयर करूंगा, जहां हम वियना की अंडरग्राउंड स्टाइल फ्लिप साइड देखेंगे। बट फ्लैटमेट से याद आया, मुझे हॉस्टल से अपना सामान लेकर बीएनबी जाना था। बट इस बार मैंने 6 यूरो में एक टैक्सी बुक करा ली और अपने बीएनबी के एड्रेस पे पहुंच गया। बीएनबी में लिफ्ट बहुत कम मिलती है, यहाँ मिल गई, बढ़िया है। मैंने इस ट्रिप पे फैसला किया कि मैं कुछ दिन हॉस्टल में और कुछ दिन एक प्राइवेट अकोमोडेशन में रुकूंगा, ताकि मैं आपको दोनों के एग्जांपल्स दे सकूं। अब ये एयरबीएनबी है, होटल्स के मुकाबले सस्ते पड़ते हैं कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस के साथ। अब ये शेयरिंग में घर है किसी के साथ, तो वॉशरूम तो शेयर करना पड़ेगा। पर क्योंकि मैं आपको ये पूरा रूम अपने पहले के एपिसोड्स में दिखा ही चुका हूँ, इसकी किचन समेत, इसलिए वो सब रिपीट नहीं करता। ये बैटरी वाले लाने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज जो है अलग तरह की होती है। यूएस में अलग तरह की वोल्टेज है, यहाँ पे अलग है, इंडिया में अलग है। वहाँ पे 240 चलती है, यूएस में 120 होती है, तो ये चलता ही नहीं है। तो मैं बैटरी वाले लाता हूँ, रात को चार्ज कर लेता हूँ, सुबह ट्रिम कर लेता हूँ। बट ऐसे में किसी भी शाम को अपना काम निपटा के जब वापस आता हूँ, तो सबसे पहले काम होता है कि अपने सारे डिवाइसेस को चार्जिंग पे लगाऊं और मेमोरी कार्ड्स खाली करूं। फिर इसके बाद रोटी शोटी और नींद। बट गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ऐसे ही हर ट्यूसडे आने वाली आगे की ट्रैवल वीडियोस और बाकी ऑल्टरनेट डेज आने वाले मेरे रियल टाइम व्लॉग्स के अपडेट्स के लिए प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकॉन। और हाँ, वो लाइक बटन मत भूल जाइएगा प्लीज।